देखिए बच्चे सब, बेटा आपका अकाउंटेंसी का जो है चैप्टर नंबर 18 फाइनल अकाउंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा सा चलते हैं पीछे फर्स्ट क्लास में। आपकी जो 11th स्टैंडर्ड के अंदर हमने फर्स्ट क्लास ली थी, तो उसके अंदर मैंने पहली जो डेफिनेशन कराई थी, तो उसमें एक चीज बोली गई थी, बेटा ये सेकंड टर्म में आता है, सेकंड टर्म में डिस्कस करेंगे। तो वो सेकंड टर्म भी आ गया। ठीक है, ना हम चेंज हुए ना अकाउंटेंसी चेंज हुई। तो चलो अब यहाँ पे देखो बेटा, हमारे ना सबसे पहले हमें समझनी है यहाँ पे इसके लिए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या थी। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अगर बच्चे हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं तो सर सबसे पहला स्टेप आता था हमारा रिकॉर्ड, और वो होती थी हमारी जर्नल में। सेकंड स्टेप आता था सर हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन, जिसे हम क्लासिफाइंग बोलते थे, वो बनता था हमारा यहाँ पे लेजर। फिर आता था सर समराइजिंग, उसे बोलते थे हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस। फोर्थ आता था सर हमारा इंटरप्रिटेशन, या फिर आप इसको रिजल्ट बताना या कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो। वो होता था बेटा हमारा फाइनल। सबकी 11th क्लास की फर्स्ट पेज पे यही चीज लिखी हुई होगी, है ना। अब बेटा ये फाइनल अकाउंट कैसे बना, देखो इसको फाइनल क्यों बोला गया, इसका मतलब यहाँ पे आप अपना, आपकी बुक का नाम क्या है बेटा, यहाँ पे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, बेसिकली आप इस पूरी बुक का अब यहाँ पे क्या कर दोगे, आके एंड कर दोगे बेसिक। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पे क्या करी, जर्नल एंट्रीज करी। ठीक है, उन जर्नल एंट्रीज की क्या बनाई, फिर बेटा हमने यहाँ पे समरी बनाई। उन लेजर्स को बना के उसके अंदर जो बैलेंस बचा, ठीक है, उस बैलेंस का हमने क्या बना लिया सर, एक ट्रायल बैलेंस बना लिया। ठीक है, ये काम किसने करा, हमने करा। लेकिन सर ये चेक कैसे होगा, तो ट्रायल बैलेंस में एक बार चेक कर लेते हैं हम कैसे, कि सर अगर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस ठीक है, ऊपर हमने सारे काम क्या किए हैं, ठीक किए हैं। लेकिन अब जब फाइनल अकाउंट है ना बेटा, फाइनल अकाउंट किस लिए बनता है, यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरप्रिटेशन या कम्युनिकेशन के लिए। बेसिकली फाइनल अकाउंट हमें ये समझाता है कि जो पूरे साल हमने अकाउंटिंग करी है, उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कितनी हमारी असेट्स है, ठीक है, कितनी हमारी लायबिलिटीज है, कितना हमारी सेल हुई, कितना हमारा परचेज हुआ, यानी जो भी आपने पूरे बिजनेस में किया है पूरे साल के अंदर, उसके लिए हम क्या बना देते हैं, एंड में आके फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए बेटा जो आपका ये फाइनल अकाउंट है ना, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये सेकंड स्टेप है, ये चेक करने के लिए कि आपने ऊपर से सारा काम ठीक किया है या नहीं किया। कैसे, सबसे पहले बेटा हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट। इसको प्रोसेस को भी समझते हैं थोड़ा सा। देखो, मैंने एक शॉप करी, ठीक है, मैंने एक बिजनेस रन करा, तो बिजनेस खोलने के बाद सबसे पहला काम होगा क्या, मैं ट्रेडिंग ही करूंगा ना, चीजों को खरीदूंगा बेचूंगा, यही काम होगा। तो उसके लिए हमने बेसिकली शॉर्ट में समझा रहा हूँ अभी कि हमने क्या करा बेटा, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया। सर अब एक बिजनेसमैन सिर्फ ट्रेडिंग करने तो बैठा नहीं है, वो ट्रेडिंग करने के बाद सेकंड स्टेप क्या देखेगा कि हमने जो ट्रेडिंग करी है उसके अंदर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सेकंड स्टेज में जाके बेटा वो यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा, अपना प्रॉफिट एंड, ठीक है। अब बिजनेसमैन क्या कर रहा है, वो ट्रेडिंग भी कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस भी कर रहा है, उसने एक अकाउंटेंट हायर कर रखा है जो कि आपकी क्या बना रहा है, बेसिकली एंड में जाके एक बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहा है। एक्चुअल में जो ये है ना बेटा बैलेंस शीट, आप ये कह सकते हो कि जैसे हमारे शास्त्रों में कह लो ना कि कर्मों का भुगतान करती है, तो बैलेंस शीट वही है। जितनी आपने पूरी अकाउंटिंग करी है शुरू से लेके एंड तक, ये उसका क्या बताती है, आपको बैलेंस क्रिएट करके बताती है। अब जो बैलेंस शीट है, ये एक ऐसा, आप लिटरली आपने एक चीज सुनी होगी, सर हम इनकम टैक्स भरते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स के अंदर ना बेटा ये फाइनल अकाउंट की स्टेटमेंट जाती है सिर्फ और सिर्फ, और उसके अंदर भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं जाता, ज्यादातर क्या जाता है, पीएनएल या फिर बैलेंस शीट। और मोस्टली पीएनएल भी नहीं जाता, सिर्फ एंड में क्या जाती है बेटा, आपकी बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट में कमी लगती है तो वो पीएनएल से मैच करते हैं, पीएनएल में कोई कमी लगती है तो फिर कहाँ पे आएगा, वो ट्रायल बैलेंस, यानी पीछे पीछे जाता चला जाएगा। तो यानी कि जैसे यहां तक आपने क्या समझा था कि सर ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपस में मिल जाता है तो हम किसके अंदर है, एक तरीके से ठीक एंट्री करते हुए आए हैं। उसी तरीके से जब आपकी फाइनल अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट की दो साइड्स होंगी, एक लायबिलिटी और एक असेट साइड, अगर लायबिलिटी और असेट्स का बैलेंस सेम आ जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है, प्रॉब्लम पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो
ये जो आप ट्रेडिंग बनाओगे इसका बैलेंस जाएगा पीएनएल में, ठीक है। ये जो आप पीएनएल बनाओगे इस पीएनएल का बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आए ना आगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही, मैंने बैलेंस शीट बना ली, ठीक है जी। अब इन केस अगर मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं करी, बैलेंस शीट मैच ना करने का रीजन क्या हो सकता है आपको तो नहीं पता, तो आपको दोबारा से क्या देखना पड़ेगा, आपको पीएनएल भी दोबारा चेक करना पड़ेगा और ट्रेडिंग भी दोबारा चेक करना पड़ेगा। मींस अगर किसी बच्चे का ट्रेडिंग अकाउंट ठीक नहीं बना तो ऑब्वियस सी बात है पीएनएल भी गलत ही बनेगा, क्योंकि पीएनएल में बैलेंस दिया था। पीएनएल गलत बना तो बैलेंस शीट भी। तो ये इसलिए समझा दिया कि ये मत समझ के चलना कि हम पहला अकाउंट बना रहे हैं तो इजी है, आखिरी वाले में देख लेंगे। इसके तीनों अकाउंट अपनी जगह क्या रहते हैं, सेम इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपस में लिंक चलेंगे। जहां आपने एक में भी गलती कर दी पूरा क्वेश्चन गया। अब सर वेटेज क्या होती है, जिन स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर है, जब आप यूटीज वगैरह आपको दोगे बेटा, तो ये एक सिंगल क्वेश्चन हमने देखा है 15, 18 और 20 मार्क्स तक का एक सिंगल क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर ये, ठीक है। जब 100 मार्क्स का पेपर होता है तो इसमें ये 15 से 20 मार्क्स की वेटेज रखता है प्राइवेट स्कूल के अंदर। ये तब रखता था जब आपके प्रैक्टिकल्स नहीं होते थे, ठीक है। प्रैक्टिकल्स आ गए हैं तो थोड़ी वेटेज क्या हो गई है कम, लेकिन करना आपको फिर भी उतना ही पड़ेगा। समझ आ गया अब यहाँ तक का। तो इस चैप्टर के बेटा अभी मैं एक क्लास ट्रेडिंग, एक पीएनएल और लास्ट वन लूंगा आपकी किसकी, बैलेंस शीट, यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। 3 क्लासेस में आपको इसको बिल्कुल डिटेल में करा दूंगा, फिर संडे वाली क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ये जो फाइनल अकाउंट है ना बच्चे, ये फाइनल अकाउंट है आपका विदाउट एडजस्टमेंट। ये नहीं आता पेपर में। पेपर में जो आएगा वो क्या आएगा, इससे नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। लेकिन जिसको ये क्लियर हो गया तो ये लगा लो अगला चैप्टर भी आपने 50-60% क्लियर कर लिया, ठीक है। क्योंकि उसमें सिर्फ फिर क्या रह जाएंगी, एडजस्टमेंट सीखनी रह जाएंगी, फाइनल अकाउंट आपको इसी चैप्टर के अंदर आ जाएगा। तो कहना मेरा फर्ज है और ना मानना आपका फर्ज है। छुट्टियां मत करना इन 3 क्लासेस में, और संडे वाली क्लास में भी इंपॉर्टेंट रहेंगी सारी क्लास आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे आपको बताया बेटा कि सबसे पहला जो अकाउंट बनता है बच्चे हमारा, वो कौन सा अकाउंट बनता है हमारा, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ठीक है। फॉर्मेट बेटा इसका डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। और सबसे ज्यादा समझना भी आपको इसी अकाउंट को पड़ेगा, अगले दोनों अकाउंट इजी चलेंगे आपके, ठीक है। बेटा इसके ना फॉर्मेट को याद नहीं करना, 2-3-4 क्वेश्चंस करते ही ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगा। स्टार्टिंग होती है, देखो बेटा सीधी सी बात है, मैं बिजनेस पहले से करता आ रहा हूँ। अगले साल क्या होगा, बिजनेस दोबारा से अकाउंट्स क्रिएट करेगा। मान लो अभी मार्च में आते ही क्या होगा, 2024 और 25 का अकाउंटिंग ईयर खत्म, 2025 और 26 का लग जाएगा। तो मैं 1 अप्रैल को दोबारा से अकाउंट स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या चेक करूंगा सर, सबसे पहले आएगा मेरे पास टू ओपनिंग स्टॉक। मतलब कि सर जो भी हम बिजनेस कर रहे थे उसका लास्ट ईयर कुछ तो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा। वर्डिंग सुनना क्या कह रहा हूं, जो भी हम बिजनेस इतने सालों से कर रहे हैं उसका लास्ट ईयर कुछ तो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा। यानी कि सर लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस साल का क्या बन जाता है आगे, फिर ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ये चीज समझ आ गई, ठीक है। अब सर ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। क्या ओपनिंग स्टॉक से पूरा साल बिजनेस चल जाएगा, नहीं सर। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, कुछ सामान और खरीदना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पे टू परचेज, क्या करा, टू, और इसमें से बेटा माइनस हो जाएंगी सारी की सारी रिटर्न्स। अगर कोई भी परचेज रिटर्न हुई है तो वो यहां से क्या कर दूंगा मैं, इसमें से माइनस। अब परचेजेज हो गई सर हमारी, ठीक है। नॉर्मल रखते हैं अभी इसी क्वेश्चन को। अब हमने ओपनिंग स्टॉक देख लिया, हमने सामान खरीद लिया, और तीसरा काम क्या करेंगे हम ट्रेडिंग के अंदर, सर उस माल को बेचा भी करेंगे, बेचेंगे भी ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अब बाय सेल्स अकाउंट माइनस, अगर सेल्स रिटर्न है तो वो भी यहां से क्या हो जाएगी सर, ये आ गया आपका सेल्स रिटर्न, ठीक है जी। अब इसमें 2-3 चीजें और रह जाएंगी बेटा, क्या कि जब हम माल खरीदेंगे या बेचेंगे तो हमारे कुछ ना कुछ क्या होंगे सर, खर्चे होंगे। क्या होंगे हमारे सर, खर्चे होंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं या जो पुट किए जाते हैं बेटा, उन एक्सपेंसेस को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं हम यहाँ पे टू डायरेक्ट
एक्सपेंसेस। यहाँ पे सारे के सारे कौन से खर्चे आते हैं बेटा? हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर डायरेक्ट एक्सपेंस होते क्या है, तो यहाँ पे देखिए जरा, डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहा जाता है? तो बेटा अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंस की बोले, एनी एक्सपेंस मेड अप टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ गुड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ गुड is known as डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई भी ऐसा खर्चा जो मैं किसी चीज को बनाने तक उस पे करता हूं, यानी जब तक कोई चीज बन के रेडी नहीं हो जाती उस पे जितने भी खर्चे किए जाएंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटा? उसके डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद अभी इसको डिटेल में देखेंगे। और एक चीज और आती है बेटा यहाँ पे, वो आती है बाय क्लोजिंग स्टॉक। भाई सीधी सी बात है, देखो अब इसको ना अभी हैंड टू हैंड याद कर लो। हुआ क्या इस क्वेश्चन में? कुछ नया तो नहीं करा? क्या करा सर? मैंने क्या बोला, जिस साल भी आप अकाउंट बनाओगे पिछले साल का कुछ क्लोजिंग होगा, इस साल का क्या बन जाएगा? वो ओपनिंग। सर ओपनिंग आ गया। ओपनिंग के बाद क्या होगा सर? कुछ सामान और खरीदूंगा मैंने क्या कर दिया? टू परचेज कर दिया। उसके बाद सर माल को बेचा जाएगा, सर मैंने बेच दिया। और उसके बाद क्या आएगा सर? मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। बचेगा ही ना इस साल का भी। इस साल का जो क्लोजिंग बचेगा अगले साल का क्या बन जाएगा सर? अब जाके ये ओपनिंग बच जाएगा। अब लेकिन क्या बेटा, ये सारा कुछ करने के बाद दोनों डेबिट क्रेडिट बराबर होंगे? ऐसा नहीं होगा सर। होगा क्या? या तो मेरे को प्रॉफिट होगा या मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट में, यहां पे देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं, इफ डेबिट इज लेस देन क्रेडिट, यानी डेबिट साइड का बैलेंस कम है और क्रेडिट साइड का बैलेंस, तो बैलेंस किस जगह बचेगा? इस जगह बचेगा। तो यहां पे बेटा जो बैलेंस बचता है इसको बोलते हैं हम टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू। मैंने क्या बताया था कि सर जो इसके अंदर बैलेंस बचेगा वो कहां ट्रांसफर होगा? आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा ये कहां पे चला जाएगा आपका? फिर पीएनएल में। वो भी सीखेंगे अगली क्लास में हम। और अगर इसका अपोजिट हो जाए क्या, कि इफ डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, यानी कि ये साइड ज्यादा है और ये साइड कम है, तो बैलेंस किस साइड बचेगा? इस साइड बचेगा। तो यहां पे जो बचेगा बेटा उसे बोलेंगे बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तो हो गया इसके फॉर्मेट की बारी। अब इसमें देखो, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, तो सिर्फ हमें किस पे फोकस करना है सर? डायरेक्ट एक्सपेंस पे। हमें ये समझ के चलना है, मोस्टली जो गलती होगी ट्रेडिंग अकाउंट में वो यही होगी जब बच्चे को डायरेक्ट एक्सपेंस पहचान में नहीं आएगा। तो अभी 10 मिनट ध्यान से सुनेंगे मैं जो बता रहा हूं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा? एनी एक्सपेंस मेड अप टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ गुड इज नोन एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो अभी कुछ बातें करते हैं, उसको समझना। आप खुद ही आंसर देने की कोशिश करो। बेटा आप मार्केट गए, आपने जाके वहां पे क्या करा? फर्नीचर परचेज किया। ठीक है, आपने फर्नीचर खरीद लिया। अब फर्नीचर को क्या, जो पैकिंग है वो कंपलसरी है या नहीं है? फर्नीचर की पैकिंग कंपलसरी है या नहीं है? आप अगर सोफा लेके आ जाते हो यहाँ से, तो क्या वो पैक करके देते हैं या रेडी में रख के भेज देते हैं? पैक करके देते हैं। अच्छा जी, कैसे पैक करते हैं बताओ? गत्ते के डब्बे होते हैं सोफे के लिए? होता है ऐसा कुछ? भैया ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि स्क्रैच ना है तो एक बबल रैप करके वो घर पे छोड़ देते हैं, यही तो करते हैं। क्या उसकी कोई पैकिंग होता है कि कभी देखा कि सोफा आया भाई सब प्रॉपर बॉक्स बना हुआ है, उस पर एमआरपी लिखी हुई है? ऐसा कुछ, ऐसा नहीं होता ना। रीजन बिहाइंड की सर सोफे की पैकेजिंग नेसेसरी नहीं है, वो ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, तो यानी सर जब सोफे के ऊपर हमने पैकिंग का खर्चा किया तो वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं था, तो वो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, वो उसका डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। अब और एग्जांपल सुनो, ध्यान से सुनना, एग्जांपल ही क्लियर करेंगे इस टॉपिक को। अब आप टीवी लेके आते हो, एलईडी पैनल लेके आए, क्या कभी भी एलईडी पैनल जो है आपका विदाउट पैकिंग आया है? उसके अंदर थर्माकोल भी लगा होता है, बॉक्स भी लगा होता है, अंदर पॉलिथीन भी होती है। क्यों होता है ऐसा? क्या उस टीवी पैनल के लिए पैकिंग जरूरी कंपलसरी है या नहीं है? है सर। यानी कि सर वो जो उसकी पैकेजिंग कॉस्ट है ना, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग का ही क्या है, एक तरीके से पार्ट माना जाएगा। तो देखो दोनों जगह मैंने क्या बोला? पैकेजिंग कॉस्ट बोला, लेकिन एक के लिए इनडायरेक्ट हो गया, एक के लिए क्या बन गया? वो डायरेक्ट हो गया। समझ आई? अब और चलते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल समझिए। नारियल पानी लेके आते हो, कभी पैकेजिंग में आता है?
नहीं आता, ऐसे ही आ जाता ओपनली, ठीक है। लेकिन जब आप जूस लेके आते हो, ठीक है, तो यानी नारियल पानी को पैकिंग की कोई कंपल्शन नहीं है, वो ऑलरेडी पैक्ड ही है, ठीक है। और जो आप जूसेस वगैरह लाते हो, और बहुत सारे एग्जांपल समझते हैं। देखो बेटा, अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना इस चीज को, मेडिसिन होती हैं, तो मेडिसिन के ऊपर किया गया पैकेजिंग का खर्चा डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। क्यों सर? क्योंकि दवाइयां खुले में बिक नहीं सकती। कभी शुक्र बाजार में देखा कि डोने लेके बैठा, उसके अंदर 1 किलो 20 रुपए की 2 किलो गोली ले जाओ, नहीं होता ना ऐसा। वो टैबलेट्स आती हैं, वो बेसिकली क्या है, आपकी दवाई है ना। तो वो पैकिंग के बिना, और डॉक्टर भी क्या कहते हैं कि अगर 10 मिनट दवाई बाहर रह जाती है पैकिंग से, तो समझो वो खराब हो गई, उसे मत यूज करो आप। यानी पैकेजिंग उसका क्या हो गया बेटा, कॉस्ट हो गया एक तरीके से। समझ आ रही है बात जो बता रहा हूं? अब ध्यान से, ये हो गया आपको समझाने का मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे पहचाना जाएगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना जो जो चीजें मैं बता रहा हूं, जो जो इसके अंदर इंप्लीमेंट होनी है, जो जो चीजें इसमें आनी है, 95% मैं अभी क्लियर कर दूंगा आपकी, ताकि दिक्कत आए ना क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले हम पार्ट लेते हैं बेटा, यहां पे ध्यान से सुनना। एक आता है बेटा सैलरी, एक आएगा वेजिस, एक आएगा सैलरी एंड वेजिस, और एक आएगा वेजिस एंड, लग तो रहा होगा सर टाइम पास कर रहे हैं, लिखा तो सब कुछ सेम सही है, ठीक है ना। अब समझ लो इसको है क्या बेसिकली। ये सैलरी जो होती है बेटा, बेसिकली गिवन होती है, ये किसको दी जाती है, ऑफिस वर्क के लिए या फॉर अ मेंटल वर्क। वेजेस जो दी जाती हैं, ये ज्यादातर दी जाती हैं फैक्ट्री के अंदर फिजिकल वर्क के लिए। आपने सुना भी होगा, अगर फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है तो हम ये नहीं कहते कि फैक्ट्री वाली लेबर को हम सैलरी दे रहे हैं, हम बोलेंगे हम उसे वेजेस दे रहे हैं। लेकिन अगर वही कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई मैनेजर है, या कोई बैठा है आपके ऑफिस में, आप उसे जो दे रहे हो वो क्या कहलाती है, उसकी सैलरी कहलाती है। तो डिफरेंस क्या है, लेबर जो होती है, जो फिजिकल काइंड ऑफ वर्क करती है, उसको वेजेस दी जाती है, और जो आपका सैलरी होती है वो किसके लिए होती है, ऑफिस के लिए होती है। अब आपको सोचना क्या था यहाँ पे कि सर एक्चुअल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रोल कौन प्ले करता है, ऑफिस वाले करते हैं या ये वाले करते हैं, बताओ भाई। मेन रोल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, चीज को बनाने के अंदर लेबर काम करती है या ऑफिसर काम करता है, लेबर काम करती है। तो यानी कि सर ये जो लेबर है ना, ये तो हो गया आपका कौन सा एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और जब वो बन जाता है तो उसको देखना, एक होता है कौन सा कहते हैं ना, सुपरविजन के लिए एक सुपरवाइजर रख दिया, तो वो बना नहीं रहा चीज को, वो क्या कर रहा है बेटा, ये देख रहा है कि वो चीज सही बनी है या नहीं बनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली रोल कौन प्ले कर रहा है सर, हमारी लेबर प्ले कर रही है। तो उसके ऊपर जो हम पे कर रहे हैं वो क्या है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी जो हम पे कर रहे हैं सर, वो क्या है, हमारा यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। समझ आ गया यहां तक? अब बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होगी कि क्वेश्चन में कई बार दिया होगा सैलरी और वेजेस, या फिर दिया होगा वेजेस एंड सैलरी। तो बेटा जो भी पहले दिया हुआ है ना, उसे कंसीडर किया जाएगा। यानी कि अब सैलरी और वेजेस दिया हुआ है तो ये क्या मानी जाएगी, सैलरी मानी जाएगी, और ये क्या बन जाएगा आपका, इनडायरेक्ट। यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ, तो जो पहले क्या दिया हुआ वेजेस, तो ये क्या बन जाएगी सर, हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगी। समझ आई ये चीज? सॉरी। अब इसके बाद देखिए आगे, दूसरा, इसके बाद बेटा एक आता है हमारा कैरेज फ्रेट कौन सा पंखा है भाई ये, इनवर्ड कैरेज और फ्रेट आउटवर्ड, और एक सिंपल दिया हुआ है मेरे को, कैरेज और फ्रेट। देखो तीन चीजें सेम ही है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा ऊपर, कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट और कैरेज का मतलब क्या बताया हो बेटा, रिक्शा का किराया भाड़ा। इनवर्ड का मतलब सामान मंगाने के लिए। सामान कब मंगवाते हैं, जब खरीदते हैं, बेचते हैं। परचेजेस क्या बताइए आपकी, कहाँ आ रही है, इसमें आ रही है। तो जब माल खरीदा जाएगा तो वो जो भी खर्चा करोगे ना बेटा, वो क्या कहलाएगा आपका,
ठीक है, इसमें रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ आ जाएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। कैरेज आउटवर्ड यानी सामान बेचने के लिए, बिकेगा कब, बनने के बाद या बनने से पहले, तो यानी ये खर्चा कौन सा हो गया, बनने के बाद, तो ये कौन सा हो गया सर हमारा, ठीक है। अब कैरेज और फ्रेट ये आपकी तरह सस्पेंस में है, कुछ नहीं पता इसे, कुछ नहीं लिखा इसके आगे, तो जब कुछ भी नहीं लिखा तब भी ये क्या कहलाएगा सर हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। जब कोई भी चीज मेंशन नहीं है तो वो क्या बन जाएगी, आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद बेटा थर्ड चीज आएगी इसके अंदर, ध्यान से अब ये भी सुनना, आपको दिया हुआ एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, दूसरा दिया हुआ बेटा पावर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और पावर बिल। डिफरेंस क्या है ये समझ लो पहले, यहां पे इधर देख लो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बिल और पावर बिल में डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का मतलब होता है जो हाउस होल्ड एक्सपेंस करते हैं हम, जो घरों के लिए खर्चा आता है ना हमारा, क्या आता है, बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी। पावर कंजप्शन का मतलब होता है व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज, ठीक है, जब बहुत बड़ी मात्रा में एक अमाउंट यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसे बोलते हैं हम क्या कर रहे हैं, पावर कंजप्शन कर रहे हैं। तो पावर कंजप्शन घरों में करोगे, फैक्ट्री में करोगे, फैक्ट्री में करोगे, यानी कि सर जो बिजली का बिल है ये तो हो गया हाउस होल्ड पर्पस के लिए, ये ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो ये तो बन जाएगा कौन सा एक्सपेंस, इनडायरेक्ट। लेकिन सर पावर बिल क्या है हमारा, फैक्ट्री के अंदर यूज होगा, तो ये कौन सा हो गया सर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डिफरेंशिएट समझो क्या क्या बता रहा हूं, उसको भूल जाओगे वरना थोड़े दिन में। चौथा देखो जी, अब यहाँ पे, अब यहां पे बोला हुआ है बेटा ऑफिस रेंट, और यहां पे बोला हुआ है फैक्ट्री रेंट। ऑफिस रेंट और फैक्ट्री रेंट, डिफरेंस क्या है इसके अंदर, भाई ऑफिस रेंट कौन सा होगा, जहां पे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, अब बेसिकली वहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं हो रही, तो यानी सर जो ऑफिस का रेंट होगा वो कौन सा एक्सपेंस है। लेकिन सर फैक्ट्री रेंट कौन सा पार्ट हो गया हमारा, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो गया, तो ये सर क्या हो गया हमारा यहाँ पे, समझ आई यहां तक। अब इसके बाद आगे एक चीज और बचेगी, उसको और देख लो। फिफ्थ वन आता है बेटा हमारा यहाँ पे, इसे बोला जाता है ऑक्ट्रॉय, ये नया टर्म है आपके लिए। ऑक्ट्रॉय बेसिकली होता क्या है, देखो बेटा आपने सुना होगा जब कोई चीज हवाई जहाज से आती है तो वो कहाँ उतरती है, एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे क्या पे करी जाती है, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। ऐसे ही पहले के टाइम में जब आप 12th में आओगे तो आपको पढ़ाया भी जाएगा इकोनॉमिक्स के अंदर कि पहले एयरवेज भी नहीं होता था। सबसे पहला जो था ना, लॉन्गेस्ट, जो आप मानो कि अगर यहां से आपको यूएसए लंदन जाना है तो सबसे पहला कौन सा बना था, बताओ कौन सा वे था जाने के लिए वहां पे, बोट, यानी कि वाटरवेज बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले वाटरवेज बने थे, तो वाटरवेज के लिए जैसे एयरपोर्ट होता है किसके लिए, एयरवेज के लिए, तो वाटरवेज के लिए क्या होता है, बंदरगाह बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोला जाता है, बंदरगाह, उसे बोला जाता है हम एक तरीके से ऑक्ट्रॉय बोलते हैं। तो ऑक्ट्रॉय पे टैक्स पे किया जाता है, तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। तो ऑक्ट्रॉय का जो टैक्स है ना वो ज्यादातर दिया जाता है जब आप चीजों को खरीदते हो या कहीं से इंपोर्ट करते हो। तो ऑक्ट्रॉय जब भी आएगा आपके पास तो वो किस में काउंट होगा बेटा आपका, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर का इंक्लूडेड होगा। ये टर्म याद रखना, थोड़ा सा अलग चलेगा आपका। तो ये 4-5 चीजें हैं जो आपको वहां पे दुखी करेंगी क्वेश्चंस के अंदर, इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं आएगा, एक आधा आएगा तो तब देख लेंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया भाई, कोई दिक्कत, बुक दो बच्ची, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले इसका फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, आपको जो भी डेट दी होगी यहाँ पे 31 मार्च समथिंग 2023-22 जो भी गिवन है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब मैंने आपको प्रोसेस क्या बताया बेटा ट्रेडिंग का, कि सबसे पहले हमेशा जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, बुक स्टार्ट करोगे, तो देखेंगे पिछला क्या बचा हुआ है, क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, है ना। तो यहाँ पे आपने लिखा टू ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपको बच्चे 1 लाख रुपए का।
उसके बाद मैंने बोला कि ओपनिंग स्टॉक के बाद आप क्या करोगे, सामान खरीदना स्टार्ट कर दोगे। तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 परचेजेस जो आपको दी हुई है बेटा, वो दी हुई है 10 लाख रुपए की। अब इसमें ना 2 रिटर्न्स है, एक रिटर्न आउटवर्ड है और एक रिटर्न इनवर्ड है। रिटर्न आउटवर्ड क्या होगी, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो आप यहां से माइनस कर देंगे क्या, रिटर्न आउटवर्ड। कितनी गिवन है बेटा, 80,000। तो यहां पे अमाउंट बच जाएगा आपका 9,20,000। उसके बाद बेटा देखो, इसके अकॉर्डिंगली चलना है तो ऐसे चलते जाओ, बस फॉर्मेट याद रखना आप अपना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आती है सर, सेल्स। तो बाय सेल्स अकाउंट, सेल कितने की दी हुई है सर, 15 लाख। माइनस में इसमें से भी क्या करना है हमें, रिटर्न। रिटर्न कितनी दी हुई है सर, 50,000। बाकी कितनी बच गई यहाँ पे, ये 15 लाख रुपए। अब आओ जरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलते हैं। वेजेस, वेजेस किसको दी जाती हैं, लेबर को। लेबर को दी जाती है तो कौन सा एक्सपेंस हो गया, डायरेक्ट। डायरेक्ट है तो सर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा तो 2 वेजेस अकाउंट। वेजेस कितनी है सर, उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड हो गया। फ्रेट इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब क्या है, सामान मंगवाने के लिए। तो कौन सा एक्सपेंस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो बेटा यहां पे लिख लोगे आप 2 फ्रेट, कितना दिया हुआ है, 5,000। उसके बाद बेटा कैरेज इनवर्ड हो चुका है। कैरेज इनवर्ड, सॉरी ये रहा, कैरेज इनवर्ड है तो ये भी क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो 2, कितना दिया हुआ है बेटा, 10,000। लास्ट में बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आता है, क्रेडिट साइड। ठीक है जी। अब बेटा इस साइड का टोटल हमें दिख रहा है कितना आ रहा है, 17 लाख। 15 और 2, यही ज्यादा आएगा आपका, ठीक है। ये भी आ गया आपका इधर कितना, 17 लाख। ठीक है। इस 17 लाख में से डेबिट बैलेंस का टोटल करेंगे तो 1 और 10 20, 10,70,000, 10,80,000 और 10,85,000। माइनस करेंगे तो बेटा यहाँ पे बच जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, 6,15,000। ठीक है, ये क्या आ गया आपका बेटा, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब देखो एक चीज यहाँ पे आपकी क्लैरिफाई हो जाती है भाई। पहली क्लास से आपको ये समझाया जा रहा था कि जब भी कोई चीज पढ़ाई जाए, अगर टीचर कहीं पढ़ा रहा है तो आपको क्वेश्चनिंग करनी है। सर पूरा साल निकल गया, हम वहीं के वहीं है, मैंने पहले ही ये बोला था। क्यों हो, मैं बता देता हूँ। मैंने आपको ये बता दिया, आपने ये समझ लिया, किसी का एक क्वेश्चन नहीं आया कि सर ये डेबिट में क्यों आ रहा है, ये क्रेडिट में क्यों आ रहा है, आप कैरेज इनवर्ड डेबिट क्यों रख रहे हो, परचेज को डेबिट क्यों कर दिया, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट। सर कर दो, हम याद कर लेंगे, है ना। अकाउंट्स याद करने वाला सब्जेक्ट है, कोई नहीं चेंज, पूरा साल निकल गया। ठीक है। बेसिक सा एक रूल लगता है भाई, डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड। देखो ओपनिंग स्टॉक तो बचा हुआ है, परचेजेस क्या है सर, हमारे एक्सपेंसेस हैं। वेजेस क्या है, हमारे एक्सपेंसेस है। कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, सब क्या है, मेरे एक्सपेंसेस हैं। तो डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। क्रेडिट और इनकम एंड गेन, सेल्स क्या है सर, मेरी इनकम या रेवेन्यू है, क्रेडिट हो गई। क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, ये भी हो गया। बेसिकली वही रूल्स लगने हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, वही मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी काम करेंगे यहाँ पे। समझ आ गया यहाँ तक, क्लियर है सबको। क्वेश्चन लिखिए।